हेलो एवरीवन। 20 मार्क्स इन 20 मिनट्स इस पर्टिकुलर सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन द चार्ट फॉर्मेट देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आज के टॉपिक में हम लोग मेनली फाइटो हार्मोन्स को कवर करेंगे। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है प्रीकर्सर्स। प्रीकर्सर किसी पर्टिकुलर हार्मोन का कौन सा है। सेकेंड होता है यहाँ पर बायोसिंथेटिक पाथवे, मेनली नाम आ जाते हैं। थर्ड यहाँ पे फंक्शंस की बात होती है कि मेजर फंक्शंस जो है उस पर्टिकुलर फाइटो हार्मोन के वो क्या है। फोर आ जाता है यहाँ पर म्यूटेंट केसेस की, पर्टिकुलर उस फाइटो हार्मोन में म्यूटेंट केसेस कौन कौन से हैं। एंड फिफ्थ आ जाता है उसका सिग्नलिंग पाथवे। तो इन्हीं पांचों पॉइंट्स को लेकर मैंने आपके लिए ये पूरी की पूरी टेबल प्रिपेयर की है बच्चों, बहुत ही मेहनत से की है। तो मेक श्योर इसको पूरा देखेंगे एंड आपका एक फाइनल रिविजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। प्लस इसका पीडीएफ, जैसे कि मैंने बाकी के आपके पीडीएफ्स ऑलरेडी दोनों वीडियोस के मैं दे चुकी हूँ टेलीग्राम पर, इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ ही साथ वीडियो के पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सिन फाइटो हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन फाइटो हार्मोन, अगर हम प्रीकर्सर की बात करते हैं तो इसका प्रीकर्सर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। इसके बायोसिंथेटिक पाथवे की बात करेंगे तो दो तरीके के पाथवेज यहाँ पर होते हैं। एक होता है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे और एक होता है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे ट्रिप्टोफैन जो है वो इंडोल 3 पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाई TAA1 एंड या TAR, और फिर उसके बाद IAA में यक्का एंजाइम्स की मदद से। तो बेसिकली यक्का जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट म्यूटेंट केस भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, बेसिकली अगर यक्का प्रेजेंट है तो आप समझ सकते हैं कि जी यहाँ प्रेजेंट है, उसका प्रोटीन प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो मतलब कि यहाँ पर की ऑक्सिन का बायोसिंथेटिक पाथवे में उसका रोल है, मतलब ऑक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर यहाँ पर म्यूटेशन होगा तो वहाँ पर ऑक्सिन का प्रोडक्शन भी डेफिनेटली लो हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है जहाँ पर IAM, IAN और TAM, ये सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवेज होते हैं। ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे रूट्स अलग अलग फॉलो हो यहाँ पर हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स यहाँ पर होते हैं, बस इनिशियल जो आपका शुरुआत है वो ट्रिप्टोफैन से होती है। फंक्शंस की बात करेंगे तो सेल इलोंगेशन को ये प्रमोट करता है। कैसे? लूजन अप करके सेल वॉल को, एसिडिफिकेशन करवा देता है, सेल वॉल एसिडिफिकेशन। तो अगर ये टर्म आ जाता है आपके सामने, सेल वॉल एसिडिफिकेशन कौन करवाता है, तो एक तो नाम आपको ऑक्सिन पता ही है, ऑक्सिन करवाता है। बाकी फ्यूसीकोकिन नाम का भी एक कंपोनेंट है जो कि ये काम करवाता है। ठीक है, फ्यूसीकोकिन। फिर उसके बाद आ जाता है एपिकल डोमिनेंस को ये मेंटेन करता है। कैसे? लेटरल बड ग्रोथ को सप्रेस करके। रूट इनिशिएशन को स्टिमुलेट करवाता है, डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करवाता है। ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है, जैसे फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म। फ्रूट डेवलपमेंट और राइपनिंग में भी इन्वॉल्व कहीं ना कहीं ये होता है। म्यूटेंट केसेस की बात करेंगे तो AXR1 है म्यूटेंट, जो कि एराबिडोप्सिस में यहाँ पर डिक्रीज्ड रूट और शूट ग्रोथ मिलती है। देखिए मेनली आपका जो ऑक्सिन है वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये दोनों कहीं ना कहीं काउंटर फंक्शन को कर रहे होते हैं। जैसे ऑक्सिन जो है वो आपका एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ साइड में, सो दैट आपके लिए ये चीज़ें आप बाद में देखें तो आपको समझ में आ जाए। जैसे कि अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सिन प्रमोट कर रहा है यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे ये रूट के बनने के प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेनली ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। साइटोकाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस की तरह की जगह पे जो लेटरल बड का ग्रोथ है वो साइटोकाइनिन उसको प्रमोट कर रहा होता है, और रूट की जगह ये शूट के बनने को प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर प्रोसेस। नाउ चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देखोगे म्यूटेंट केसेस हमने अभी जस्ट देखा, AXR1। ठीक है, ये एग्जिबिट कर रहा है, सो सॉरी, यस। तो AXR1 म्यूटेंट इन अरेबिडोप्सिस एग्जिबिट करता है डिक्रीज, म्यूटेंट है मतलब कि जो काम ऑक्सिन कर रहा है वो काम यहाँ पे अच्छे से नहीं होगा। फिर TIR1 म्यूटेंट, जो कि इसका एक क्या है, बेसिकली रिसेप्टर है। ठीक है, तो रिसेप्टर ही अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो ऑक्सिन के जो भी फंक्शंस है उनमें गड़बड़ होगी। तो ये म्यूटेंट जो है वो डिफेक्टिव होते हैं इन ऑक्सिन परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स। सिग्नलिंग पाथवे की बात करेंगे तो ऑक्सिन अपने जो उसका रिसेप्टर है दैट इज TIR1 AFB, उससे जाके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद में वहाँ पर जो उसका रिप्रेसर है दैट इज ऑक्स IAA, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है यूबिक्विटिनेशन होके, एंड उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो फ्री होके अब एक जीन एक्सप्रेशन को करवाने लग जाते हैं। नाउ चलते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, विच इज जिब्रेलिन। ठीक है, अब
जिबरेलिन में हम देखेंगे जिरेनिल जिरेनिल डाइफॉस्फेट इसका प्रीकर्सर है, और इसका अगर एकदम शुरुआत का प्रीकर्सर देखेंगे तो वो हो जाता है IPP विच इज़ अ 5 कार्बन कॉम्पोनेंट। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया था। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने आपको बताया था कि उनमें से एक में जिबरेलिन एग्जाम्पल होता है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कहाँ पे किस कैटेगरी को बिलोंग करता है जिबरेलिन। ठीक है, एंड एब्सिक एसिड के बारे में भी वहीं पे बताइए। सिमिलरली ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, तीनों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। टर्पीन है ये मैं आपको बता दे रही हूँ, बट कौन से टर्पीन है, डाइटर्पीन, मोनोटर्पीन, सेस्क्विटर्पीन एटसेट्रा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक थोड़ा सा तरीका है चीज़ों को रिवाइज करने का, रिकॉल करने का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर बायोसिंथेटिक पाथवे की बात करेंगे तो टर्पीनॉइड पाथवे यहाँ पर ये होता है। GGDP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एन टिकोपैलिल डाइफॉस्फेट में। तो आपको याद होना चाहिए कि एन टिकोपैलिल डाइफॉस्फेट जो है, फॉस्फेट जो कंपोनेंट है वो जिब्रेलिन का एक इंटरमीडिएट है बायोसिंथेटिक पाथवे में। फिर CPS एंजाइम की मदद से होता है। उसके बाद एंटकोरिन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीकोर के नाम से याद रख सकते हो, एंटकोरिन। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिब्रेलिन के बायोसिंथेटिक पाथवे का। फिर उसके बाद में KO KAO के से होते हुए एंटकोरिन GA12 में कन्वर्ट हो जाता है। GA12 जो कि एक प्रीकर्सर है वेरियस बायोएक्टिव GAs का। नाउ जिब्रेलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, जैसे कि एक जो चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यस, एक चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेजर एंजाइम्स का प्रेजेंस। ठीक है, अब मेजर एंजाइम्स की अगर हम बात करेंगे तो एक एंजाइम होता है GA20 ऑक्सीडेज, फिर एक एंजाइम है GA3 ऑक्सीडेज, फिर एक एंजाइम है यहाँ पर GA2 ऑक्सीडेज। ठीक है, देखिए GA20 ऑक्सीडेज जो है वो शुरुआत बायोसिंथेटिक पाथवे मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है, बहुत सारे स्टेप्स है, तो शुरुआत के ऑक्सीडेशन स्टेप में ये GA20 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है GA3 ऑक्सीडेज। GA3 ऑक्सीडेज बेसिकली जब भी काम करेगा तो यहाँ पे बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड बनेंगे, जो कि मेजरली कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 4 और 7। GA2 ऑक्सीडेज की बात करेंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिक एसिड को बना रहा होता है। किसको बना रहा होता है बच्चों, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिक एसिड को ये बना रहा होता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो GA12 प्रिकर्सर हो गया, GA20 बेसिकली इनिशियल आपका रेगुलेटर हो जाएगा, GA3 हो जाएगा आपका एक्टिव बनवाने वाला, GA2 हो जाएगा इनएक्टिव बनवाने वाला, है ना। GA3 को GA बीटा हाइड्रोक्सिलेज के नाम से भी जानते हैं इस एंजाइम को। प्लस यहाँ पर कुछ म्यूटेशन केसेस होते हैं NALE। ठीक है ना, एली अगर कैपिटल फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, मतलब म्यूटेशन केस नहीं है, मतलब ये एलील्स अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस केस में जिब्रेलिन बन रहा है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ये एंजाइम प्रॉपरली बन रहा है ना। लेकिन जब एलील प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, मतलब म्यूटेशन केसेस जब आप यहाँ पर देखते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो GA3 ऑक्सीडेज है ये नहीं बनता। जब ये नहीं बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं फंक्शंस की बात करती हूँ यहाँ पर, तो इसका मेजर काम होता है स्टेम इलोंगेशन करवाना, सेल डिविजन करवाना। सीड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है, क्योंकि जर्मिनेशन करवा रहा है तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, प्रमोट्स जर्मिनेशन, इंड्यूसेस फ्लावरिंग एंड इनहेंसेस फ्रूट डेवलपमेंट, स्टिमुलेट करता है एंजाइम प्रोडक्शन, बेसिकली अल्फा अमाइलेज का ये प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, और उसके होने से जर्मिनेशन प्रमोट यहाँ पर होता है, अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन होता है। ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली, जिसकी मदद से एम्ब्रियो को खूब सारा न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, और ये अल्फा अमाइलेज जो एंजाइम है, ये बेसिकली जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है ये कहाँ जाकर इसको प्रमोट करता है या कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, तो ये एल्यूरॉन लेयर नाम का एक जगह होती है। एल्यूरॉन लेयर कहाँ होती है, ये एंडोस्पर्म में होती है। एल्यूरॉन लेयर कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए, वहां पर जाकर ये इसका प्रोडक्शन करवाता है। फिर आते हैं म्यूटेंट केस की तरफ। GAI म्यूटेंट बेसिकली आप देखोगे, ठीक है, तो ये ड्वार्फिज्म को प्रमोट करता है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन GA बायोसिंथेसिस। RGA GAI म्यूटेंट होते हैं, ये भी ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेला प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया है। तो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज है, डिटेल में आप ऑलरेडी इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत सारी जगहों पे, तो वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वेल एंड गुड। ये रिविजन स्लाइड है, तो मैं ऑब्वियसली कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आपकी कवर करती चलूँ, बट डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको परेशानी यहाँ पर आ सकती है।
ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो दे दूं, आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, तो मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ, सो दैट आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन जिबरेलिक एसिड विद ऑल दिस, जितने भी म्यूटेशन केसेस हैं उनके साथ में, है ना। ना जीए का रिसेप्टर कौन है, GID1। जीए अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। डेला कौन है, डेला है यहाँ पर रिप्रेसर। रिप्रेसर को ये डिग्रेड करवा देगा। रिप्रेसर में भी अगर आप देखोगे, डेला जो है वो बेसिकली DELLA, उसकी जो अमीनो एसिड के फर्स्ट सिंगल लेटर कोड होता है, ये उसको बिलोंग करे, उसके हिसाब से हमने इसका नाम रखा हुआ है। प्लस डेला में कौन सा एक डोमेन होता है, ग्रास डोमेन होता है। ये ग्रास डोमेन वो जगह है जहाँ पर यूबिक्विटिन टैग जाकर अटैच होता है और डेला का डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद में जो GAMYB है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वो फ्री हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेशन होने लगता है और GA बेस्ड एक्सप्रेशन यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। थर्ड चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइटो हार्मोन विच इज साइटोकाइनिन, ठीक है। नाउ साइटोकाइनिन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, यस, साइटोकाइनिन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो साइटोकाइनिन जो है वो आपका उसको बनाने वाला, उसका जो प्रीकर्सर है वो है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। फिर यहाँ पर आइसोप्रिनॉइड पाथवे चलते हैं। पाथवे का नाम क्या है, आइसोप्रिनॉइड पाथवे। ATP ADP से शुरुआत होती है। मेजर एंजाइम है यहाँ पर आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे कई बार पूछा गया है ये एंजाइम किस बायोसिंथेटिक पाथवे में इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या नहीं बनेगा, क्या काम नहीं होगा, घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफेरेज ये क्या करेगा, ये कैटेलाइज करेगा फर्स्ट स्टेप को, जिससे AMP जो है वो आइसोपेंटेनाइल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद में फाइनली फिर बहुत सारे एक्टिव साइटोकाइनिन जैसे कि Z18 जो है उनका फॉर्मेशन होता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर इसके मेजर फंक्शंस को। तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेल डिविजन को, ठीक है। ये प्रमोट करता है किसको, सेल डिविजन को, साइटोकाइनेसिस को, डिफरेंशिएशन को, शूट इनिशिएशन को, जो मैंने अभी आपको ऑक्सीजन की सिनेरियो में बताया, एंड बर्ड फॉर्मेशन। इसके अलावा लीफ एक्सपेंशन, ग्रीनिंग, सेनेसेंस को डिले करवाते हैं, मतलब जल्दी ये येलोइश जो कलर है नहीं आने देता प्लांट में, प्लांट की एजिंग का प्रोसेस जो है उसको डिले करवा रहा है बेसिकली ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट भेजते जा रहे हैं बहुत सारा, न्यूट्रिएंट कम होता जाएगा तो डिले होने लगेगा, न्यूट्रिएंट वहाँ पे जाएगा तो अपने आप ही सेनेसेंस का प्रोसेस डिले होने लगेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट एलोकेशन वगैरह करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूट्रिएंट एलोकेशन और ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। म्यूटेंट बात करेंगे, CKT म्यूटेंट्स है यहाँ पर, जो बेसिकली अरेबिडोप्सिस में यहाँ पर रिड्यूस्ड शूट ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि इसके इसका म्यूटेशन जब होगा तो यहाँ पर जो उसका काम है वो नहीं होगा, बेसिक बात, इसका काम क्या था, शूट का ग्रोथ करवाना, तो वो नहीं होगा। इसके अलावा लीफ सेनेसेंस जल्दी होने लगेगा, जो जो काम साइटोकाइनिन के कारण होते थे वो सब होने लगेंगे, मतलब वो सब नहीं होंगे, ठीक है, उसका उल्टा प्रोसेस होने लगेगा। अब इसका रिसेप्टर की बात करेंगे तो AHK होता है इसका रिसेप्टर। साइटोकाइनिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर AHK, ट्रिगरिंग अ फॉस्फोरिले। बेसिकली आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है, यहाँ पर सबसे पहले इनपुट, जहाँ पर से हमारा इनपुट होना है, तो यहाँ पर हिस्टिडीन प्रेजेंट है, इसमें एस्पार्टेट प्रेजेंट है, सबसे पहले यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन होगा, ये फॉस्फेट यहाँ पर जाकर ट्रांसफर होगा, फिर वो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इंटरमीडिएट वहाँ ट्रांसफर होगा, फिर वो अपना जब साइट न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को वो फॉस्फोराइलेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, ठीक है। तो यही वाला प्रोसेस जो है वो यहाँ पर काम करता है। बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट पाथवे होता है बेसिकली कई रिसेप्टर के केस में, बट यहाँ पर आपका यहाँ पे भी सेम तरीके का पाथवे बट मॉडिफाइड, क्योंकि प्लांट के केस में है ये, ठीक है। ना इसका रिसेप्टर है AHK, यहाँ जाके ये बाइंड किया, फॉस्फोरिले चल पड़ेगा, पहले फॉस्फोरिलेशन होगा हिस्टिडीन का, फिर एस्पार्टेट का, अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होता जाएगा फॉस्फेट, फिर यहाँ पर हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है AHP एंड ARR, जिसकी अल्टीमेटली जो आपके साइटोकाइन है उसका एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इफ़ यू वांट कि मैं इन सारे फाइटो हार्मोन्स को डिटेल में कवर करूँ आप लोगों के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ दीज, ओके। देन आ जाता है यहाँ पर एथिलीन। एथिलीन का अगर हम प्रीकर्सर देखेंगे तो वो होता है बेटा मिथ्योनिन। मिथ्योनिन यहाँ पर एक तो चलती है यांग साइकिल, ठीक है। यांग साइकिल में जो मिथ्योनिन है वो सैम में कन्वर्ट होता है सैम सिंथेटेज के द्वारा, है ना। बेसिकली मिथ्योनिन का वापस रिकवरी भी होती है यहाँ पर। फिर ACC सिंथेज एंजाइम काम करता है जो कि सैम को ACC में कन्वर्ट कर देता है ना, विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय ACC ऑक्सीडेज टू प्रोड्यूस एथिलीन। फिर चलते हैं आगे, फ्रूट राइपनिंग करवाता है ये, कैसे, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में, इंड्यूस करता है लीफ एब्सेशन, फ्लावर सेनेसेंस, मीडिएट करता है रिस्पॉन्स टू बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस, रेगुलेट सीडलिंग ग्रोथ, ट्रिपल रिस्पॉन्स बेसिकली आपको यहाँ देखने मिलता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब होता है बेटा बहुत ही सिंपल, देखिए
एक तो फ्रूट राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको एथिलीन का काम, ठीक है। दूसरा सेनेसेंस वगैरह को एब्सेशन को ये इंड्यूस करे, साइटोकाइनिन के ऑपोजिट। तीसरा स्ट्रेसेस वगैरह में मीडिएशन दिखा रहा है। चौथा ट्रिपल रिस्पॉन्स ये शो कर रहा है। इसके अलावा लीफ एक्सपेंशन या फिर जो लीव्स होती है ना उनका इस तरीके से झुक जाना, इसको भी ये प्रमोट कहीं ना कहीं कर रहा होता है। कौन? एथिलीन, ठीक है ना। अगर हम ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो जो हम सीडलिंग की बात कर रहे होते हैं, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं सीडलिंग की, ठीक है, उस टाइम पे आप देखोगे कि तीन चीजें याद रखना, छोटा, मोटा और टेढ़ा। छोटा, मोटा और टेढ़ा, ठीक है। छोटा का मतलब जो सीडलिंग है उसकी हाइट कम रहेगी, ग्रोथ ज्यादा नहीं हो। मोटा का मतलब, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इंसान की आप बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई इंसान हाइट उसकी ज्यादा होती है इन जनरल, तो वो आपको पतला मिलेगा देखने में, है ना। और जिसकी हाइट कम होगी कंपैरेटिवली कम, कई बार हम देखते हैं कि उनका गर्थ ज्यादा होती है, उनकी विड्थ ज्यादा होती है, राइट। तो वैसा ही यहाँ पर सीलिंग के केस में आप देखोगे कि अगर हाइट ज्यादा है तो वो पतला रहेगा, बट अगर हाइट ज्यादा नहीं है तो वो मोटा रहेगा, और इस केस में ऐसा कुछ दिखेगा आपको। प्लस टेढ़ा, यहाँ पर आपको कर्लिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स ये होता है आपका कि जो हाइपोकोटाइल है उसकी हाइट कम होगी, हाइपोकोटाइल की गर्थ ज्यादा होगी, प्लस यहाँ पर आपको कर्लिंग दिखाई देती है। ओके ना, यहाँ पर इनके जो म्यूटेंट केसेस हैं वो ETR1 है, बेस्ड अपॉन द रिसेप्टर। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूटिव एथिलीन रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, बिकॉज यहाँ पर जो आपके रिसेप्टर्स है वो नेगेटिव काम करते हैं, ठीक है। एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब जो भी काम आपका एथिलीन का है वो आपको लगातार होता हुआ दिखेगा अगर उसके जो रिसेप्टर है वो ही म्यूटेशन वहां पर हो जाएगा। क्या क्या ट्रिपल रिस्पॉन्स है? शॉर्ट हाइपोकोटाइल, एक्सेजरेटेड एपिकल हुक एंड इनहिबिटेड रूट इलोंगेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एथिलीन। इनहिबिटेड रूट इलोंगेशन की जगह हम शॉर्ट हाइपोकोटाइल के साथ में यहाँ पर बोलेंगे कि हाइपोकोटाइल की जो गर्थ है वो ज्यादा होगी, विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है ना। एथिलीन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर यहाँ पर, जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो एथिलीन का फंक्शन नहीं होने देता। जैसे एथिलीन आके बाइंड करेगा यहाँ पर ETR जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम CTR1 काइनेज जो है वो इसको इनएक्टिवेट कर देता है। उसके कारण क्या हो जाता है यहाँ पर, उसके कारण जो न्यूक्लियर बेसिकली EIN2 है उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है और न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन हो जाता है, जो कि EIN3 EIL को जाकर एक्टिवेट कर देता है। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। और एथिलीन का रिस्पॉन्स आपको देखने मिल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जेस्मोनिक एसिड। कौन है इसका प्रीकर्सर? एल्फा लाइनोलेनिक एसिड, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीलिपिन पाथवे होता है। एल्फा लाइनोलेनिक एसिड इज ऑक्सीजनेटेड बाय लाइपोऑक्सीजनेज टू फॉर्म hydroperoxy fatty acid. These are converted by allene oxide synthase and allene oxide cyclase into 12-oxo-phytodienoic acid, which is reduced and oxidized to form jasmonic acid. फिर फंक्शन अगर हम देखेंगे, डिफेंस अगेंस्ट हेर्बिवोर्स एंड पैथोजेंस बाय इंड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेसिकली डिफेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम रहता है, ठीक है। इसके अलावा वूंड रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। सार रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखता है हमको, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, इन्फ्लुएंसेस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फ्लावर एंड पॉलन डेवलपमेंट। JAR1 म्यूटेंट्स इन अरेबिडोप्सिस, ठीक है, एग्जिबिट करते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड डिफाइंस रिस्पॉन्स, क्योंकि सिंपल बात है कि यहाँ पर जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा जिस्मोनिक एसिड का वो आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा इस म्यूटेशन केस में, ठीक है। डिफेक्ट हो जाता है क्योंकि इसका सिग्नलिंग ही नहीं हो पाएगा। रिसेप्टर म्यूटेशन हुआ, परसेप्शन नहीं होगा, सिग्नलिंग नहीं चलेगा, ठीक। फिर अगर हम बात करेंगे सिग्नलिंग प्रोसेस की, तो जिस्मोनिक एसिड का सबसे एक्टिव फॉर्म अगर हम देखते हैं तो जब वो आइसोल्यूसिन से जुड़ा हुआ होता है वो इसका बड़ा एक्टिव फॉर्म होता है। जनरली वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ के ही रहता है, ठीक है। तो ये जाकर अपने जो रिसेप्टर है यहाँ पर बाइंड कर जाता है। COI1 इसका रिसेप्टर COI1 है ना। उसके बाद में यहाँ पर जैज रिप्रेसर जो है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, इससे जो उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, MYC2। जब ये फ्री हो जाते हैं तो जेस्मोनेट रिस्पॉन्सिव जीन्स जो है वो काम करने लग पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना। आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, फर्स्ट थिंग वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे समराइज्ड फॉर्म में जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ टेबुलर फॉर्मेट में, ये और आपको चाहिए मैं और आपको ला कर दूँ। सेकेंड थिंग, टेलीग्राम से इनका PDF आप एक्सेस कर सकते हो, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थर्ड थिंग, मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज दैट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू वर्क फॉर यू गाइज, ठीक है। हर 2-3 दिन में मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँ, आपके एग्जाम तक ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो रहे होंगे।
इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूँ, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं चीट कोड्स पे वीडियो वापस से बनाऊँ, जैसे मैंने कि प्रीवियस एग्जाम्स के लिए आपके लिए मैं लेकर आई थी, या वो सीरीज़ को कंटिन्यू वापस से हम करें, तो मेक श्योर उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।